नमस्कार, मल्टी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। और हम मेवात से मैं संतोष बात कर रहा हूँ। आज हम मोहम्मद आबिद सर हैं, जिनके पास चलते हैं, जो ग्लोबल स्कूल में फ़िलहाल हेडमास्टर के पद पर कार्यरत हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम आबिद सर के पास पहुंच चुके हैं, आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। और हमने आपको बताया था कि उस टैलेंट को लेकर के हमारे बच्चे अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो उसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आबिद सर से आए हैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए सर। बहुत अच्छे हैं। हम आपसे सर मेवात के बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए आए हैं। पीछे की वजह जो आपने बताई है कि दूरियां बताई हैं कि भाई यहाँ से काफ़ी दूर कॉलेज पढ़ते हैं और जो उनका बजट है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, मल्टी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। और हम मेवात से मैं संतोष बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में मेवात क्षेत्र से मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें मैंने शिक्षा को लेकर के एक संकल्प लिया है। और उस संकल्प के माध्यम से मैंने बहुत सारे लोगों के साथ भ्रमण किया है, उनसे बातचीत की है। और उस बातचीत के माध्यम से मुझे अभी भी हमारे बच्चों के अंदर जो मेवात से हैं काफ़ी टैलेंट मिला है। अलग अलग कंडीशंस में बच्चे देखने को मिले हैं, और अभी भी कोई ठोस ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि इस बिछड़ेपन का क्या इलाज हो सकता है, क्या ऐसे शब्द हो सकते हैं जो उनको एक सही राह दिखा सकें। तो आज हम मोहम्मद आबिद सर हैं, जिनके पास चलते हैं, जो ग्लोबल स्कूल में फ़िलहाल हेडमास्टर के पद पर कार्यरत हैं। और उनसे अपने मेवात के बच्चों के बारे में, उनके भविष्य को उज्ज्वल किस प्रकार से किया जा सकता है। इतना टैलेंट होने के बावजूद भी हमारे बच्चे आज भी ना तो सरकारी नौकरियों में ज़्यादा स्तर पर पाए जाते हैं और ना ही उच्च शिक्षा के स्तर पर पाए जाते हैं। नमस्कार, आइए हम आबिद सर से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए सर। बहुत अच्छे हैं। हम आपसे सर मेवात के बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए आए हैं। और मेरा आपसे यही सवाल है सर कि हमारे बच्चों के अंदर इतना टैलेंट होने के बाद भी वो किसी सरकारी नौकरी में नहीं लग पाते हैं। वो कुछ 12वीं कक्षा करने के बाद ही सीमित रह जाते हैं, जैसे गाड़ियों पे चले जाना, किसी पेट्रोल पंप पर काम करना है, या फिर कोई बाइक की रिपेयरिंग का काम करना है, या किसी मेडिकल स्टोर पर या किसी शॉप पर काम करते हैं। और मिनिमम जब भी हमने लोगों से पूछा है तो इसमें सरकार की गलती बताते हैं कि सरकार की ही गलती है जो हमारे बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देती है, सरकारी नौकरियां नहीं देती है। तो आपका क्या मानना है इस मामले में? देखिए, सवाल आपने अच्छा तो है लेकिन बहुत लंबा सवाल है। मैं इसे टुकड़ों में तोड़ूंगा सवाल को। आपने कहा कि हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट है और टैलेंट होने के बाद भी वो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हाँ पहला जी। सवाल शायद यही था आपका, जी। ऐसा क्यों होता है? और फिर उसी में ही आपने आगे बढ़ा दिया कि इसमें गलतियां किसकी हैं और सरकार नौकरियां नहीं निकालती है, तो ये भी कुछ लोग कहते हैं। देखिए, सब किसी का अपनी अपनी सोच होती है, पर जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है या कोई पूरा का पूरा मुआशरा ड्रॉप आउट हो रहा है, तो सरकार की गलतियां नहीं है वहाँ पर जी। वहाँ पर हमारी खुद की गलतियां हैं। वो कैसे? इस चीज़ को आप यहाँ से देखोगे कि 12th करने के बाद में जी। हमारा मेवात की जो लोकेशन है वो इस तरीके से है कि यहाँ से जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, दिल्ली है, अलवर है, गुरुग्राम है, ये सारी सारी बहुत दूर हैं। और इतनी दूर हैं कि बस से आना जाना पर डे का हर बच्चा नहीं कर सकता इसको अफोर्ड, क्योंकि कंपनीज़ वगैरह में भी अगर बच्चा जाए तो उसमें भी सैलरी कम होती है
और जिसकी वजह से क्या है कि अगर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सैलरी का वो आने जाने में ही खर्च हो जाएगा, और आने जाने में खर्च हो जाएगा तो वो क्यों करेगा उस जॉब को, पहली चीज़। फिर हमारे बच्चों के पास में एक ऑप्शन बच जाता है कि गवर्नमेंट जॉब का। हाँ, और ये इतना मीठा जहर है, जहर कहूँगा मैं इससे, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये सिखा के बड़ा करते हैं कि अगर कोई बच्चा सरकारी नौकरी लग जाता है तो वो सक्सेसफुल है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। जबकि आप भी जानते हैं ये सक्सेसफुल का मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं होता है कि आप पैसे कमाओ। हाँ, सक्सेसफुल का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में सुकून। भाई सुकून जब किसी की लाइफ में आ जाता है तो ये मानो कि वो इंसान अब सक्सेस है, नहीं तो अगर सुकून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और सुकून का ताल्लुक पैसों से तो बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि जो कमी है वो ये है कि हमारे इलाके में ट्रेन का होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेन ना होने की वजह से दिक्कत ये आती है कि आने जाने में जो सैलरी का इतना बड़ा हिस्सा जा रहा है, ट्रेन आने से फ़ायदा ये होगा कि पास बनते हैं और किराया एज़ कम्पेयर टू दिस के जो अब चल रहा है, जो ये बस वगैरह से या अपने सवारी से जाए बच्चा आए, तो वो कई गुना सस्ता होता है ट्रेन का। और उससे उन्हें आने में जाने में यानी कंपनीज़ वगैरह में जॉब करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बच्चे डिप्लोमा करेंगे, क्योंकि हर बच्चा नहीं कर सकता पीएचडी, हर बच्चा एमबीबीएस नहीं कर सकता, हर बच्चा बीटेक नहीं कर सकता, हर बच्चा यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता। हर बच्चे के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग फील्ड में। अब वो तब होता है जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो। अब हमारे यहाँ पर सूटेबल कंडीशन सिर्फ एक है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब इसीलिए क्या होते हैं कि मैक्सिमम बच्चे क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो बेचारे पढ़ाई छोड़ करके अपने कोई ऐसा काम करते हैं कि जिससे अपना घर चल सके। तो यहाँ पर सरकार का भी एक रोल खड़ा हो जाता है कि मेवात के अंदर एक रेलवे होना चाहिए। आप रेलवे ट्रैक की मांग करना चाहते हैं बच्चे के भविष्य को लेकर? अगर मेवात को सुधारना है, मेरी नज़र में मेवात के अंदर जो बुराइयां हैं 80% बुराइयां ट्रेन आने से ही ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि बच्चे जो ड्रॉप आउट होते हैं 12th के बाद में, वो सारे बच्चे डिप्लोमा करके, उनमें से अगर मान लीजिए एक साल में अगर मेवात के 10,000 बच्चे 12th पास आउट होते हैं, मैं एक वैसी मिसाल दे रहा हूँ, 10,000 में से 100 बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ चले गए, या 100 के बजाय मान लीजिए 1000 चले गए, 1000 मान लेते हैं, तो 9,000 जो बच्चे हैं, 9,000 बच्चे क्या करेंगे आपके हिसाब से बताना? 9,000 में से 5,000 बच्चे तो यूं ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। 50% बच्चे ड्रॉप आउट कर देंगे पढ़ाई। वो ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। ड्रॉप तो हो सकता है कि ये 9 के 9 ही कर जाएं, लेकिन ये इनमें से 50% बच्चे तो ऐसे होंगे कि जो गलत कामों में मुलविस होंगे। गलत काम जैसे खाली बैठे रहना, कुछ अदर बेकार एक्टिविटीज़ करना जिन्हें मैं यहाँ पर नहीं नाम ले सकता हूँ, तो ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस होना। एक समाज में एक समूह बना करके इधर उधर की बातें करना। तो अब अगर इनके पास अपॉर्चुनिटी होती कंपनी की, तो ये जितने भी ड्रॉप आउट होते यहाँ से, वो सारे के सारे कुछ भी ना करके तो वो डिप्लोमा की तरफ जाते, अपनी कंपनीज़ की तरफ। और ज़रूरी नहीं है कंपनीज़ में डिप्लोमा करके ही जब ही जाएंगे, तो कुछ कंपनियों में लेबर का काम भी होता है, तो वहाँ पर भी तो वो काम करते हैं। तो कंपनी तो सरकार ला नहीं सकती हमारे यहाँ पर, क्योंकि कंपनी के लिए एक बड़ा प्रोसेस चाहिए, और जो कि हमारे यहाँ पर नहीं है अभी। वो हर कंपनी एक आने के लिए कतराती है मेवात के अंदर, चाहे वो कुछ भी लगा लो।
तो कंपनी लाने से ज़्यादा बेहतर है कि भाई उन कंपनियों से नज़दीकियाँ बढ़ा दी जाएं। जो ये ट्रेन है ये यही काम करेगी, ये कंपनियों से नज़दीकियाँ बढ़ाने का कार्य बढ़ाएगी, करेगी। जिसकी वजह से जो हमारे बच्चे जो बेरोजगार होकर के, कुछ समय की भी बचत होगी उनसे। बिल्कुल, तो बताओ सोसाइटी सुधर जाएगी। आपने बताया था कि 12वीं करने के बाद जो लड़के हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो इसकी पीछे की वजह जो आपने बताई है कि दूरियां बताई हैं कि भाई यहाँ से काफ़ी दूर कॉलेज पढ़ते हैं और जो उनका बजट है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो आपने एक ट्रेन की मांग की है कि जो सारी परेशानियों की जड़ है वो दूरियां हैं। अगर दूरियों को कम करना है तो यहाँ पर ट्रेन की सुविधा लगाई जाए। तो आपने ये सारी चीज़ें बताई हैं, हमें बहुत अच्छा लगा इस बात को लेकर। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कि लड़कियों की शिक्षा पर, जो नारी शिक्षा अधिकरण है उसके माध्यम से, कि आपकी जो लड़कियों की साक्षरता दर है उसको लेकर के अगर 100% में से देखी जाए तो 90% आपकी जो महिला साक्षरता दर है शिक्षा के माध्यम से वो बहुत कम है। मैंने देखा है कि कई शहरों में, जैसे गुड़गांव को लगा लीजिए, आपने बताया था दिल्ली के बता रहे थे आप, और बड़े बड़े शहरों में देख लीजिए आप, जैसे इधर की साइड अलवर चले जाइए, पलवल देख लीजिए। इन शहरों में आपकी जो लड़कियां हैं वो कहीं भी जॉब नहीं लग पाती हैं, और ना ही किसी सरकारी स्कूलों में अध्यापक के कार्य पर नहीं है, या अस्पतालों में देखा जाए तो वहाँ भी नहीं है, कॉलेजों में प्रोफेसर के पद पर नहीं है। तो ऐसी क्या कमी हो रही है जो आप लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो सबके लिए समान है सर, और आपको मेरे हिसाब से लड़कियों की शिक्षा और लड़कों की शिक्षा पर बराबर ध्यान देना चाहिए। तो आप लड़कियों, जो लड़के हैं, उनकी शिक्षा पर ही अग्रेसित क्यों हैं? आप उनके लिए ही क्यों नज़दीकियाँ बनाना चाहते हैं? क्या लड़कियों का हक नहीं है उस शिक्षा को प्राप्त करने का? बताइए सर। पहली बात तो ये है कि सर मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं अपने पूरे इसमें। आपने ही अपने तरफ से सवाल किए, आपने ही उनका जवाब भी दे दिया। नहीं, आपको तो हर चीज़ को बराबर लेके चलना था ना, कि भाई मैं आपके टैलेंट की बात कर रहा था, आपकी शिक्षा की बात कर रहा था। तो शिक्षा में और टैलेंट में सभी सामने आते हैं ना। ये ज़रूरी नहीं है कि लड़कों में ही टैलेंट हो, लड़कियां भी तो टैलेंटेड होती हैं सर। उनके बारे में बताइए आप। तो आप पहले पूछते मुझसे, मैं हो सकता है जवाब भी देता, आपने पूछा ही नहीं। तो मैं अब पूछ रहा हूँ ना आपसे, आप उनके बारे में विस्तार से बताइए। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप अब तक क्यों वंचित हैं इन चीज़ों से। जहाँ तक आपके कहना है कि मेवात में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये आपकी गलत सोच है। अगर आप पिछले कुछ आंकड़ों को देखेंगे, कुछ सालों को, तो आपको मिलेगा कि बहुत तेज़ी से इंक्रीमेंट आया है फीमेल की जो एजुकेशन है उसके अंदर, और ख़ास करके मेवात के अंदर जी। और धीरे धीरे ही कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, वो निकलती हैं मुआशरे से, और ऐसा नहीं है कि एकदम से निकल जाती हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जो चीज़ें प्राचीन काल से हमारे देश में चली आ रही थी, कुछ प्रथाएं थी जैसे जातिवाद, ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में निकल जाएगी। इसी टाइप से ये भी एक, अब इसे ना आप ख़ास तौर से एक धर्म से नहीं जोड़ सकते हो। ये तो एक जो देहाती इलाका होता है, उस देहाती इलाके में चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं लड़कियों को पढ़ाने में। आप चाहे मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चले जाइए, चाहे आप नॉन मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चले जाइए, गाँव में आपको मिलेगा कि वहाँ पर लड़कियों का जो रेशियो होता है वो कम ही होता है। नहीं, आप 12वीं तक ही सीमित रह जाते हो। मैं उच्च शिक्षा स्तर की बात कर रहा हूँ कि आप लड़कियों को कॉलेजों में नहीं भेज पाते हो। क्यों उच्च शिक्षा के लिए अग्रेसित नहीं करते हो अपने बच्चों को? उसके बारे में बताइए आप थोड़ा। देखिए, फिर भी बात वहीं के वहीं आ जाती है, घूम फिर कर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हमारे जो युवा हैं, क्योंकि उन्हें सही डायरेक्शन नहीं मिलती है, और सही डायरेक्शन इसी वजह से नहीं मिलती है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव है। चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो कंपनीज़ हों, चाहे वो मेडिकल लाइन में हॉस्पिटल्स वगैरह हों,
तो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारे बच्चे सेट नहीं हो पाते हैं एज कम विद रिस्पेक्ट टू देयर टैलेंट एजुकेशन, उनके अकॉर्डिंग वो सेटल नहीं हो पाते हैं, और जिसकी वजह से उनमें से एक बहुत बड़ा तबका एक गलत डायरेक्शन में चला जाता है, और उसी गलत डायरेक्शन की वजह से लड़कियों के साथ लड़कियों को पढ़ाने में जो माँ बाप होते हैं वो इतने सिक्योर नहीं होते हैं, वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझते इस चीज़ के लिए। और लेकिन ये चीज़ें देखो धीरे धीरे कम हो रही हैं, क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम करता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, और वहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि जो लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने लग गए हैं वो इतने शौक़ से पढ़ा रहे हैं बेहिसाब। मैं एक पेरेंट्स का नाम नहीं लूँगा, वो ऐसा पेरेंट्स है उसकी 2 लड़कियां पढ़ती हैं हमारे पास, ज़बरदस्त पेरेंट्स है वो, कि उससे ना आप किसी भी चीज़ की कहो, अगर आपने कह दिया कि भाई आज ही कोई चीज़ चाहिए बच्चियों के लिए, तो वो आज ही आएगी। यानी मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ आपको। हमारे स्कूल में प्रोजेक्ट बनाए थे बच्चों ने भी, साइंस के प्रोजेक्ट, और साइंस के प्रोजेक्ट में उनकी बच्चियों ने भी बनाया प्रोजेक्ट। अच्छा। तो उसके लिए एपरेटस जो थे वो सारे के सारे आने थे। अच्छा। वो बेचारा नुहू में गया एपरेटस खरीदने के लिए, नुहू में नहीं मिले, पुन्हाने में गया, पुन्हाने में नहीं मिले, नगीना में ट्राई किया, फिरोजपुर में ट्राई किया, जब नहीं मिले तो दिल्ली गया स्पेशल अपनी बच्चियों को वही साइंस के एपरेटस लाने के लिए, जो सामग्री उनमें इस्तेमाल की जाती है उसी के बारे में बता रहे हो। ये डेडिकेशन देख सकते हैं। तो ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे हैं हमारे पास हैं। अब ये नहीं है कि सारी लड़कियां हमारे स्कूल में पढ़ रही हैं और स्कूलों में पढ़ रही हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही पेरेंट्स होंगे, तो पढ़ा रहे हैं अब लोग। अच्छा, लोग, आपका कहने का मतलब है कि धीरे धीरे जागरूक होते जा रहे हैं। तो आपके पास सिर्फ अभाव है तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का, अस्पतालों का, इस चीज़ का अभाव है। और आपने पिछले अध्याय में जैसे बताया था कि आप दूरियां काफ़ी सहते हो, उनको नज़दीकी बढ़ाने के लिए आपको रेलगाड़ी की व्यवस्था चाहिए, सरकार से आप आग्रह किया है। तो अगर इन चीज़ों का निवारण कर दिया जाए सरकार के माध्यम से, तो मेरे हिसाब से आपका जो टैलेंट है, जो आपकी बेरोज़गारी है, वो ख़त्म हो जाएगी और टैलेंट उभर कर सामने आएगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। हाँ, हम कह सकते हैं कि देखिए, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है तो वो तो सुना ही होगा आपने, खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। हाँ। उसी कंडीशन में, क्योंकि मेरी पढ़ाई पलवल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर हुई है, तो पलवल डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा फासला भी नहीं है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें ना बहुत फासला मिलता है। वो फासला क्या है कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो इतने बेरोज़गार नहीं डोलते हैं, वो कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं, और हमारे बच्चे ज़्यादातर युवा जो हमारे हैं वो ऐसे ही घूमते हैं। तो मेन रीज़न यही है, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ उनके बीच में, तो मैं भी एक उनके जैसा था वहाँ भी। हाँ, उस समाज में भी आपने समय व्यतीत किया है। सोच भी ऐसी ही थी। हाँ। जैसी उनकी थी। तो वहाँ के बच्चे क्या करते हैं कि जो पढ़ाई में मान लो कि थोड़ा सा कमज़ोर है, एवरेज, तो वो क्या काम करते थे, वो डिप्लोमा की तरफ जाते थे, और डिप्लोमा करते ही फ़ौरन अपनी कंपनी में जॉब हाँ, करते किसी थे, कंपनी और में कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। हाँ, तो बेरोजगारी का तो कोई मतलब ही नहीं थे ऐसे। अब हमारे यहाँ पर वही चीज़ मैंने यहाँ देखी यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि बच्चा पढ़े, भाई सरकारी नौकरी लग गया तो सही बात है, नहीं तो वो बेचारा बेरोजगार। अब वो करे तो करे क्या, बताइए। वो गाड़ी पे नहीं जाएगा तो क्या करेगा, वो किसी की मजदूरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। अब इसके लिए ना हम खुद जिम्मेदार हैं। अगर ट्रेन नहीं है हमारे यहाँ पर,
तो भी जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर हम ये कहें कि कोई गवर्नमेंट इसका निवारण नहीं कर रही है, नहीं, गवर्नमेंट वही करती है जो जनता चाहती है। हम यहाँ पर, हमारे यहाँ से कोई पॉलिटिशियन, कोई लीडर बनेगा तो एक आम इंसान की सोच बता रहा हूँ मैं, आम इंसान की। अच्छा। वो आम इंसान क्या सोचेगा कि यार ये इसकी पुलिस थाने में कितनी चलती है, कितने वकीलों को जानता है ये लीडर है, कितने ज़रूरत पड़ने पर झूठे केस कितने बनवा देगा भैया, उसको वोट देंगे। अरे जब तुम्हें चाहिए वो चीज़ उनसे, तो भाई आप उम्मीद ही क्यों करो? तो वो सरकार क्यों, वो लीडर चाहेंगे कि भाई ये कौम सुधरे? कोई नहीं चाहता। हम जब खुद ही सुधरना चाहेंगे तब जा कर के ही कोई मदद कर सकता है। तो फिर आपको नहीं लगता कि आप एक अच्छे पढ़े लिखे लीडर का चयन करें ताकि आपकी परेशानियां हैं जो उनका निवारण किया जा सके? आप ऐसे लीडर का चयन करोगे जो नहीं, देखिए, बुराइयों की ओर अग्रेसित है, कोई तो ना, मैं आपका निवारण नहीं किया जा सकता मेरे विचार से। मैं आपकी बात को काटता हूँ यहाँ पर। देखिए, आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं इस ढंग से। मैंने आपसे ये कहा है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, प्रेजेंट में अब बीजेपी है, हाँ, और प्रेजेंट में कोई भी हमारे यहाँ से विधायक हो, पास्ट में भी कोई और था, हो सकता है फ्यूचर में कोई और गवर्नमेंट और विधायक हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बैठा है सत्ता में। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं जो सत्ता में बैठे हैं। तो अगर मेरा जो मानना है कि अगर कोई इलाका किसी भी रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसमें सरकार की गलती नहीं है, इस समाज की गलती है, वहाँ के रहने वाले लोगों की गलती है। क्योंकि हमें लीडर विकास के लिए नहीं चाहिए, हमें लीडर चाहिए झूठे केस बनवाने के लिए, विकास के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें लीडर चाहिए किसी पुलिस वाले के थप्पड़ दिलवाने के लिए, हमें लीडर चाहिए कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से झूठी MLR बनवाने के लिए लीडर चाहिए। हमें चाहिए झूठा मुकदमा लड़ने के लिए, इसके लिए लीडर चाहिए। एक सिंगल इंसान तो बता दो आप कि जिसके पीछे, और दुख की बात यह है कि जो ऐसी सोच रखते हैं लोग, उनके पीछे ही लोग वोट देते हैं और वो समझदारी के ठेकेदार बने बैठे हैं। बात में दिक्कत ये है, पूरी जड़, अगर ये जड़ खत्म हो जाए कि भाई हम हर इंसान अपने काम से काम रखे और सरकार से वो चीज़ डिमांड करे जिससे सबका भला हो, तो मुझे लगता है कि कोई कोस नहीं छोड़ देगा सरकार को। सरकारें कभी बुरी नहीं होती हैं, बुरे होते हैं हम खुद। तो आपके कहने का मतलब तो ये है कि आप इन चक्रों में ही उलझे रह जाते हैं, स्वास्थ्य जो शिक्षाएं हैं उनकी ओर कदम नहीं बढ़ा पाते। हाँ, नहीं बढ़ाते। आप रेलगाड़ी की बात कर रहे थे, वहाँ तक तो बात जाती ही नहीं है, नहीं जा सकती। अच्छे अस्पतालों की बात की जा रही थी, यूनिवर्सिटी की बात की जा रही थी, वहाँ तक तो कोई बात ही नहीं पहुँचती। कभी जिंदगी में कभी भी कोई आंदोलन, कोई रोड पर उतरे हो मेवात के लोग, कभी भी, आप भी रह रहे हैं यहाँ पर, आज तक देखिए आपने एक भी आंदोलन देखा हो कि जो विकास के लिए हो? ऐसा नहीं है। लड़ेंगे किसके लिए? कि भाई कहीं हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा हुआ, उसके लिए आवाज़ उठा देंगे। हाँ, जैसे पिछले साल हमने देखा कि नूह में एक दंगा हुआ था। हिंदू मुस्लिम की कोई बात हो जाए, रोडों पर आ जाएंगे। बाकी विकास के लिए कोई चाहिए ही ना, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो बुरे हम हैं, ना कि गवर्नमेंट बुरी है और ना कोई लीडर बुरा। तो आपके कहने का मतलब है कि इस सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है? सरकार वो करेगी जो हम चाहेंगे। सिर्फ एक हमारा जो समाज है वो भटका हुआ है कुछ चीज़ों से। बिल्कुल। तो अब हम जो आबिद सर हैं उनके सवालों को सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं, और शायद मैं अपने दर्शकों से चाहता हूं कि वो भी हमें कमेंट करें कि इस टैलेंट को किस प्रकार से उभारा जा सकता है, इस बेरोज़गारी को किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है। बस आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मल्टीपल पॉडकास्ट में बने रहिए। धन्यवाद।
मल्टीपल पॉडकास्ट चैनल की तरफ से आबिद सर को कुछ देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने अच्छे विचार विमर्श किए हमारे साथ। थैंक यू सर। थैंक यू।